नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एशिया पर तक यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लगातार दिल्ली दौरे पर रहते हैं। करीब करीब हर हफ्ते ही दिल्ली पहुंच जाते हैं और जब भी वो दिल्ली आते हैं तो तमाम तरह की बातें दिल्ली में शुरुआत हो जाती है। उनकी मांगों का पुलिंदा भी छोटा नहीं होता है। कर्ज में डूबा हुआ है आंध्र प्रदेश। और अब जो बातें मीडिया के भीतर चल रही है, जो आप देख रहे हैं, जो बातें उतनी तक ही नहीं है जितनी बातें सामने आ रही है कि ये नायडू की डिमांड है। चाहे वो कोलाबरम प्रोजेक्ट हो, चाहे अमरावती के लिए पैसा मांगना हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो, चाहे रिजर्व बैंक से जो लोन लिया गया है उस लोन को रीशेड्यूल कराने की बात हो। यानी ये कहे कि एक निश्चित अवधि में जो राज्य सरकार को या फिर केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक का लोन लौटाना पड़ता है, उस अवधि को बढ़ा करके काफ़ी लंबा किया जाए। ये सारी बातें जो कह रहे हैं, जो बाहर आ रही है उनके खेमे की तरफ से, बात केवल उतनी भर नहीं है, बात कहीं उससे आगे की होती है। और चंद्रबाबू नायडू के सामने जो राज्य में जो स्थिति है उस राज्य की बात ही नहीं करे, बल्कि ये कई सारी ऐसी परिस्थितियां भी चंद्रबाबू नायडू के सामने है मौजूदा वक्त में, जिन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए उनकी मांगों को पूरा करना अब मुश्किल होते जा रहा है। ये बात जरूर है कि जब से नरेंद्र मोदी की नानी फैक्टर यानी नायडू नीतीश फैक्टर के ऊपर जो टिकी हुई सरकार सत्ता के भीतर आई है, दो बैसाखियों के सहारे, एक पटना के बैसाखी और एक अमरावती की बैसाखी, इन दो बैसाखियों के बूते नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली के भीतर घिसटती हुई, कहते हैं ना, जो बनने की नौबत आई, उसके बाद से चंद्रबाबू नायडू का अपने अहमियत का अंदाजा लग गया। और ये बात भी चंद्रबाबू नायडू को बखूबी पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी उनकी सरकार चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर ही चलती थी, लेकिन तब उनको दिल्ली की इतनी दौड़ नहीं लगानी पड़ती थी। दौड़ इसलिए भी नहीं लगानी पड़ती थी कि उनकी एक फोन या एक फैक्ट से तमाम सारी चीज़ें दिल्ली के भीतर हो जाती थी, जो डिमांड होती थी तत्काल पूरी कर ली जाती थी। आज वो हालात नहीं है, आज हालात बदल गए। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तब अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार को चला करके लोगों को दिखाना था कि उनका मॉडल क्या है। भले उस मॉडल में तमाम चीज़ें हुई, भले उस मॉडल के भीतर सरकारी क्षेत्र में नौकरियां कम की गई, लेकिन सवाल उठता है कि हाईवे बना करके विकास का सपना जिस प्रकार से दिखाया गया, उसके लिए चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी जरूरी थी। और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी के बूते ही और उसके कीमत, वो ज़्यादातर मौक़ों पर हैदराबाद में बैठ करके, यानी अविभाजित आंध्र प्रदेश की राजधानी में बैठ करके ही जब वो वसूल कर लिया करते थे, तो बार बार उनको दिल्ली नहीं आना पड़ता था। आज का निज़ाम अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस वाले एनडीए से कहीं अलग है। वो 98-2004 की परिस्थितियों से बहुत अलग है, क्योंकि आज की भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस तरह की सरकारों को चलाने का आदी नहीं रहा है, उसे अनुभव नहीं रहा है। गुजरात से लेकर के दिल्ली तक 2001 से लेकर के 2024 तक, यानी ये कहे कि करीब करीब 22.5 वर्षों तक नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सरकारें चलाई, गुजरात में और दिल्ली में जिस मॉडल के सहारे सरकार चलाई, उसमें सार्वजनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का वो अट्ठास आपने देखा होगा, एक अकेला कितनों पे भारी। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से खुद वो बोले थे सदन के भीतर। और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं की तरफ से, विपक्ष मुक्त भारत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से पटना में पहुंचकर 2022 के जून के महीने में क्षेत्रीय दलों के सफाई की बात करना, यानी ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी का घमंड इस दौर में इतना बड़ा हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी इस दौर को एक नई व्यवस्था, एक दलीय सिस्टम में खुद को मान करके बैठ चुकी थी कि अब यही मॉडल 50 साल तक चलने वाला है। लेकिन इस मॉडल के ऊपर देश की जनता ने अपने तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव में विराम लगा दिया। ये तो विपक्षी दल की तैयारी या भरोसा उतना नहीं था, जिस तरीके से विपक्षी दल बहुमत में आने से करीब करीब 25-30 सीट नीचे रह गई। अन्यथा वो नीतीश नायडू का भी इंतजार जब कर रहे कि जब आएंगे तब नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी और विपक्ष की सरकार बनेगी, अन्यथा इस देश में तो विपक्षी दल की सरकार तो बन गई होती। चंद्रबाबू नायडू इसी परिस्थिति का फायदा उठा रहे हैं। दो बातें उनके मन में बताई जा रही है। पहला कि आंध्र प्रदेश के लिए जितनी कीमत अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वसूलने की जरूरत थी, उससे कहीं ज़्यादा कीमत मौजूदा वक्त में एक राजधानी, वर्ल्ड क्लास राजधानी बनाने में, पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए, सोशल वेलफेयर स्कीम को, श्रृंखला को जारी रखने, इन तमाम सारे कामों के लिए दिल्ली से जितने पैसे की ज़रूरत है, वो पैसे किसी भी हाल में उनको चाहिए। और वो पैसा नरेंद्र मोदी का मिजाज नहीं है कि उतने सारे पैसे नरेंद्र मोदी एक राज्य को दे सकें।
मोटे तौर पे कहे, आसान शब्दों में यदि कहे तो चंद्रबाबू नायडू को वो सारी चीज़ें मौजूदा वक्त में चाहिए या उससे ज़्यादा चीज़ें चाहिए जो नरेंद्र मोदी के दौर में गुजरात को दिया गया। चाहे गिफ्ट सिटी हो, चाहे बुलेट ट्रेन हो, चाहे वर्ल्ड कप की क्रिकेट की तमाम सारे मैचें हो, चाहे रेलवे यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो तमाम सारी सुविधाएं गुजरात को मिला। ये कहे कि गुजरात का प्रधानमंत्री ने विपक्ष के लोग नरेंद्र मोदी मतलब उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन सवाल उठता है ऐसे में कि कॉरपोरेट का जो ढांचा, सत्ता और कॉरपोरेट का जो नेक्सस नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात के लिए खड़ा किया, उसमें गुजराती अस्मिता में गुजरात की स्थिति भी डामाडोल होती हुई दिख रही है। चंद्रबाबू नायडू को वही स्थितियां नहीं चाहिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ये चाह रहे हैं कि जो कुछ भी पैसा मिले वो राज्य सरकार को मिले। अभी राजधानी बनाने के नाम पर क्या कुछ हुआ, 15,000 करोड़ रुपए देने की बात हुई, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि वो लोन राज्य सरकार को अनुदान नहीं दिया गया, सेंट्रल ने ग्रांट के तौर पे नहीं दिया। तो चंद्रबाबू नायडू लोन उठाए और केंद्र सरकार उसमें गारंटर बन गई। ये बातें कही गई कि लोन दिलाने का काम वो अपने थर्ड पार्टी गारंटी देने की काम केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी, यानी जो राज्य पहले से कर्ज के अंदर डूबा हुआ है वो राज्य और ज़्यादा कर्जे में डूब गया। इस पूरे खेल को चंद्रबाबू नायडू समझ गए। दूसरा जो सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, जिसके ऊपर बाहर कोई कुछ खुल कर के नहीं कह रहा, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये बातें, ये खबरें साफ चलने लगी है कि चंद्रबाबू नायडू अभी भी ये स्वतः उनकी इच्छा है कि एक बार फिर से अविभाजित आंध्र प्रदेश बना दिया जाए, तेलंगाना को, स्टेटहुड को आंध्र प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया जाए। जैसे पहले 42 लोकसभा सीटों वाला एक बड़ा राज्य था तेलंगाना के भीतर भी, जैसे चंद्रबाबू नायडू का कैंप जो उनके नज़दीकी लोग बताते हैं, जो अंदर खाने निजी बातों में बताते हैं कि चंद्रबाबू नायडू को कैंप को इस बात को भरोसा है कि तेलंगाना के लोग के बड़े हिस्से को भी, जो ज़्यादा मुखर तो नहीं है लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जो ताकत अविभाजित आंध्र प्रदेश की थी शायद वो एक छोटे राज्य तेलंगाना की नहीं है। तो ऐसे में इस मिजाज को भुनाना चाहते हैं वो। हैदराबाद के साथ उनके जज्बात जुड़े हुए हैं, क्योंकि नायडू ने ही हैदराबाद को ही वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर कंप्यूटर और साइबर टेक्नोलॉजी के आईटी हब के तौर पर सबसे बड़े सॉफ्टवेयर के सबसे बड़े हब में से एक बना करके देश और दुनिया के सामने पेश किया हैदराबाद। और वो हैदराबाद, वो ग्रेटर हैदराबाद जिसको चंद्रबाबू नायडू ने बसाया, बड़ी शिद्दत से बचाया, वो उनके हाथ से निकल करके किसी दूसरे राज्य का हिस्सा बन गया। नायडू इस बात को दिलो दिमाग से उस बात को भूल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में एक अंदरूनी बात यह है कि स्टेटहुड कैसे नहीं, तेलंगाना की स्टेटहुड को कैसे ख़त्म कर दिया जा सकता है, अगर किया जा सकता हो या फिर कोई रास्ता हो वो निकाला जाए, या फिर ये कहे कि कम से कम हैदराबाद शहर का आधा हिस्सा रीस्ट्रक्चर बन करके वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के 2 जिलों को यदि संभव हो तो आंध्र प्रदेश में उसको मर्ज कर दिया जाए, जिससे हैदराबाद का एक हिस्सा, जिसके भीतर उस हैदराबाद को आज भी हैदराबाद की खड़े करने में नायडू की जो भूमिका थी, उसके एक हिस्से पर आंध्र प्रदेश की विधानसभा रही। इस तरह से वो कुछ मॉडल बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या केंद्र सरकार इसके लिए तैयार होगी? स्वाभाविक सी बात है कि नहीं होगी। इसलिए भी तैयार नहीं होगी क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के तौर पर दिखना शुरू हो गई। लोकसभा के भीतर कांग्रेस के बराबर सीटें तेलंगाना में जीत चुके, और स्टेटहुड को खत्म करने और राज्य के मर्जर का मतलब होगा कि एक बहुत बड़ा आंदोलन तेलंगाना के भीतर खड़ा होना। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण भारत के एक और राज्य के भीतर जो रास्ता खुलता हुआ दिखा 2024 के लोकसभा चुनाव में, उस रास्ता को हमेशा के लिए बंद हो जाना। और वहीं तीसरी सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी का जो सबसे मजबूत गढ़ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, यानी ये कहे कि संयुक्त आंध्र हुआ करता था, उस राज्य के ऊपर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का आधिपत्य कायम हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से निराश लोगों की जमात चंद्रबाबू नायडू के विरोध में जिस ऑपोजिशन को देखेगी, यानी ये कहे कि अविभाजित राज्य की किसी परिघटना की तरफ केंद्र ने अगर बढ़ने की कोशिश भी किया तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ही दिखेगी, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का जनाधार धीरे धीरे खींचता जा रहा है। डीआरएस अब प्रभावी भूमिका में दिखाई नहीं दे रही है। अब भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू की हैदराबाद के एक हिस्से में, या फिर एक है कि पूरे तेलंगाना के ऊपर इतनी अंदर खाने की जो दबाव की स्थिति जो है उसको स्वीकार करने की स्थिति में चंद्रबाबू नायडू, तो स्वाभाविक है कि तमाम सारे विकल्प हैं। दरअसल इस बात को चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि अकेले नरेंद्र मोदी सरकार से सपोर्ट विड्रॉ कर ले तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिरेगी नहीं।
चंद्रबाबू नायडू ने 2018 में भी नरेंद्र मोदी सरकार से सपोर्ट विड्रॉ किया था, यहाँ तक कि अविश्वास प्रस्ताव तक लेकर के आए थे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। लेकिन तब नरेंद्र मोदी की सरकार 282 सांसदों के बहुमत को एंजॉय कर रही थी, अकेले दम बीजेपी को बहुमत था, लिहाजा नायडू के समर्थन का वापस सरकार की स्थिरता से कोई लेना देना था उसकी वापसी का। लेकिन आज की तारीख में हालात दूसरा है। आज के दौर में सर्वविदित है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति को चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो भी सर्वविदित है, जब तक नायडू और नीतीश दोनों नहीं चाहेंगे तब तक मोदी की सत्ता से विदाई नहीं हो सकता। तो फिर क्या चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के सब्र का बांध भी जल्द से जल्द टूटे और चंद्रबाबू नायडू के सामने ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है कि राज्य में सरकार बनाने या चलाने के लिए उनको बहुमत की जरूरत हो या किसी की सपोर्ट का जरूरत हो, किसी का सहयोग का जरूरत हो। वो तो अकेले बहुमत आंध्र प्रदेश के विधानसभा में 3/4 बहुमत में है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विधानसभा यदि अगर ये कहे कि तेलुगु ये तमाम दावों में यदि कुछ दम निकलता है कि इस स्टेटहुड को दोनों को फिर से ग्रेटर आंध्र बनाने की कवायद के भीतर यदि वो सोच ऐसा रहे तो उस परिस्थिति के भीतर भी उनकी पार्टी को बहुमत से 8-10 सीटों की भी कम पड़ेगी और वो आसानी से कहीं से उसको पूरी कर सकता है किसी न किसी सहयोगी दल के साथ। तो दोनों ही परिस्थितियों के भीतर चंद्रबाबू नायडू ऐसी स्थिति में खड़े हैं जिसका न तो दिल्ली कुछ बहुमत के मामले में कुछ बिगाड़ सकता है या कुछ उखाड़ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उस रणनीति से भी नायडू पूरी तरह से अवगत है। एक तरफ उनके गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, एक तरफ उनके साली भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आ गई है, दूसरी तरफ उनके गठबंधन सहयोगी बहुत कल्याण की जनसेना पार्टी एक कुछ करके उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा गरीब होती दिख रही है। आखिर नरेंद्र मोदी तो उनको पवन कल्याण नहीं है, आंधी है, उनको आंधी भी कहते हैं। तो इस आंधी को अपने राज्य के भीतर अपनी राजनीति के लिहाज से चंद्रबाबू नायडू को दिखाई पड़ रहा है कि एक तरफ आर्थिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही है और राजनीति में भी उनको अपनी आदतों से भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व बाज नहीं आ रहा कि सहयोगी दलों को ही धीरे धीरे करके खुरसते रहो, या जैसे एक दौर में शिवसेना को कमजोर किया गया, एन चुनाव के मौके पर 2014 में टिच कर दिया कि आप अलग अलग लड़ी, जैसे नीतीश कुमार पार्टी को चिराग मॉडल से कमजोर किया गया, जैसे ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी और परिवार दोनों को तोड़ दिया गया, जैसे कर्नाटक के भीतर जनता दल बिखर गया भारतीय जनता पार्टी के साथ आने और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े होने के नाम पर, और जैसे उत्तर प्रदेश के भीतर अजीत सिंह की विरासत को भी भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर के चली। आखिर राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेटेजी है, और ताज़ा एग्जाम्पल तो नवीन पटनायक है उड़ीसा के अंदर कि किस प्रकार से नवीन पटनायक के साथ राजनीतिक रूप से धोखा हो गया एन चुनाव के मौके पर। इन परिस्थितियों को चंद्रबाबू नायडू बेहतर तरीके से देख रहे हैं। उन परिस्थितियों में दिल्ली का दौरा न केवल राजनीतिक है, न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक जरूरत को पूरा करने वाला न केवल है, बल्कि राजनीति में अंदर खाने क्या कुछ खिचड़ी बन रहा है इसके लिए एक वानगी भर होता है। क्योंकि चंद्रबाबू की नायडू की स्थिति को अगर देखिएगा तो एक तरफ हेमंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मधुर रिश्ते होते हैं, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार के तौर पर उभर रहे, उनके रिश्ते बहुत मजबूत हैं वहाँ। तीसरी तरफ शरद पवार के साथ उनके रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं महाराष्ट्र में। चौथी तरफ राहुल गांधी से भी नरेंद्र मोदी के तुलना में कहा जाए तो उनके रिश्ते काफ़ी राहुल गांधी से मधुर हैं, गांधी परिवार से। तो आज के दौर में चंद्रबाबू नायडू के सामने जो स्थिति है वो राजनीति और राज्य की अर्थव्यवस्था, जॉब क्रिएटर उनको कहा जाता था अविभाजित आंध्र प्रदेश के भीतर। आंध्र प्रदेश में जो बचा कुछ आंध्र प्रदेश अब जो चंद्रबाबू नायडू के पास है वो कर्ज में डूबा हुआ है। जॉब क्रिएशन के लिए भी पैसा चाहिए, स्टेट के माली स्थिति को सुधारने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है, और तमाम अलग अलग पहलुओं पे जो पैसे की जरूरत है। जिस तरह की राजनीति चंद्रबाबू नायडू करते हैं आंध्र प्रदेश के भीतर, तो डेवलपमेंट यानी विकास की एक तरक्की के पहिए को सामने ला करके राजनीति के भीतर, और राजनीति करना जो 1995 से 2004 के बीच जो करते रहे, उस काम को करने के लिए यदि आंध्र प्रदेश के भीतर उनको पैसे चाहिए हो, और इस पैसे की ज़रूरत पूरा करने के लिए मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी सरकार या तैयार नहीं है क्या? इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको रास्ता कोई मिलेगा क्या, या फिर राहुल गांधी उनको एक बड़ा आश्वासन देंगे क्या, या नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसे ही उनको दिल्ली दौराते रहेंगे? यही जाकर के चंद्रबाबू नायडू की राजनीति और उनकी दिल्ली दौरे का खात्मा और इसके पीछे का संदर्भ समझा जा सकता है। आने वाले समय में महाराष्ट्र का चुनाव बीतने दीजिए, उसके बाद की परिस्थितियां बहुत कुछ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे लोगों के लिए
और उनके लोगों की राजनीतिक पार्टियों के लिए जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी खुलती हुई नजर आएगी। तमाम सारी चीज़ें और राजनीति के नए रूप देखने को मिलेंगे आपको। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।